चाहे इंसान दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी ही क्यों ना हो, चाहे वो यूएस प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, लेकिन एक पिता तो पिता ही होता है। हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज सुमित त्यागी। वेलकम टू चहल एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे जाते जाते यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने बेटे को एक बहुत बड़े खतरे से बचाने की कोशिश की है, उनकी सारी की सारी गलतियों को माफ करते हुए, पार्डन करते हुए और लगभग 25 साल की जेल से उन्हें बचाते हुए। इस वीडियो के अंदर हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। न्यूज को किस तरीके से कवर किया जा रहा है इसे भी हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इशूज पार्डन फॉर हिज सन। देखिए, यहां सबसे पहली जो स्मेल आती है, जो बू आती है, वो आती है फेवरेटिज्म की, वो आती है नेपोटिज्म की। और काफी हद तक ये क्वेश्चन करना भी बनता है, क्या ये एक फेवरेटिज्म है एक बाप का अपने बेटे के प्रति, या ये कंपैशन है एक प्रेसिडेंट का अपने सिटीजन के प्रति। अब इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे, क्या क्या इसके रिपरकशंस हमें देखने को मिल सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, न्यूज में क्यों है डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो बाइडेन अभी भी यूएस के प्रेसिडेंट हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है, फंक्शन करना शुरू कर चुकी है, तो जो बाइडेन की पावर खत्म हो चुकी है। जी नहीं, अभी जो आखिरी चरण है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का वो बचा हुआ है, वो दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली थी। दैट वाज द फोर्थ स्टेज ऑफ यूएस इलेक्शन, जिसे हम पॉपुलर वोटिंग बोलते हैं या फिर पॉपुलर वोट बोलते हैं। लास्ट स्टेज जब तक नहीं खत्म होती तब तक जो पावर है वो बाइडेन के पास ही है। और क्या उन्होंने इस अपनी प्रेसिडेंशियल पावर का, इस पार्डनिंग पावर का गलत इस्तेमाल किया है? आइए नजर डालते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने बेटे को पार्डन कर दिया है। नाम है उनके बेटे का हंटर बाइडेन, जिनके ऊपर टैक्स एवेजन और गन कन्विक्शंस के चार्जेस लगाए गए थे। मतलब उनसे उनके लिए बोला गया कि उन्होंने टैक्स एवेड किया है, और कहीं ना कहीं जो फायर आर्म्स का एक्विजिशन है उसमें भी उनके ऊपर एक चार्ज लगाया गया था। इससे पहले जो बाइडेन ने, जब तक वो प्रेसिडेंट थे, जब तक वो चुनाव नहीं हारे थे, जब तक डेमोक्रेट चुनाव नहीं हारे थे, तब तक उनका एक स्टैंड था कि वो किसी भी तरीके से अपने बेटे के केसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन बोलते हैं ना कि चाहे रिश्ता कोई भी हो, बाप बेटे के रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता। तो कोई वैसी ही चीज आपको यहां देखने को मिल रही है। बाइडेन ने एक्सप्रेस किया है इस पार्डन के बाद कि हंटर को, उनके बेटे को अनफेयरली प्रोसिक्यूट किया गया था, फंसाया गया था, पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया गया था, जिससे उनका लीगल प्रोसेस भी इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा था। मतलब बाइडेन की दुश्मनी उनके बेटे हंटर बाइडेन से निकाली जा रही थी। अब एक और चीज समझने वाली यह है कि जो उन्होंने पार्डन प्रोवाइड किया है, जो माफीनामा प्रोवाइड किया है अपने बेटे को, यह मेक श्योर करता है कि कोई भी आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन इसे रिवर्स नहीं कर सकती। अब यूएस फेडरल गवर्नमेंट, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट वहां की, उनके बेटे हंटर बाइडेन के अगेंस्ट केस नहीं चला सकती। इसको और आगे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या क्या चार्जेस थे इनके बेटे हंटर बाइडेन के ऊपर, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। क्या ये फेवरेटिज्म है, क्या ये कंपैशन है? दोनों ही तरफ से आपको सपोर्टर्स देखने को मिलते हैं, जो इस एक्ट को कंपैशनेट एक्ट बता रहे हैं। कुछ लोग इसे फेवरेटिज्म का नाम भी दे रहे हैं। सबसे पहला केस है हमारे पास गन पोजेशन केस। माना जाता है कि हंटर बाइडेन को कन्विक्ट किया गया है फायर आर्म्स को इलीगली बाई करने के लिए, वो भी ऐसी पोजीशन में जिस टाइम वो कोकेन के इन्फ्लुएंस में थे, एक ड्रग के इन्फ्लुएंस में थे, राइट? तो फायर आर्म्स का एक्विजिशन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रैक कोकेन। दूसरी चीज, उन्होंने झूठ भी बोला है अपने फेडरल फॉर्म में कि वो किसी भी तरीके से ड्रग यूज नहीं करते हैं, जबकि वो एक ड्रगिस्ट हैं। उन्होंने कोकेन का कंजम्पशन किया था व्हेन ही वाज बेसिकली बाइंग द फायर आर्म्स। और आपको पता है यूएस के अंदर आर्म्स लाइसेंस का कोई इशू है नहीं। आपको दुकान पे, जैसे परचून की दुकान पे आप आटा खरीदने जाते हो, वैसे ही यूएस में जाके आप बंदूक भी खरीद सकते हो, वॉलमार्ट और बाकी मॉल्स में जाके। प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि इन्होंने जानबूझकर अपने फॉर्म में अपने आप को ड्रग एडिक्ट नहीं बताया है, जबकि इन्हें पता है कि ड्रग यूज अगर आप करते हैं तो उसे फेडरल फॉर्म में स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो दिस वाज द फर्स्ट एलिगेशन। सेकंड इज टैक्स इवेजन केस। हंटर बाइडेन को 9 टैक्स ऑफेंसेस के अंदर गिल्टी माना गया है। 9 टैक्स ऑफेंसेस। इनको बोला गया है कि लगभग इन्होंने $1.4 मिलियन का टैक्स इवेजन किया है 2016 से 2019 के बीच में, जिसके लिए इन्हें 17 साल की सजा दी जाएगी। और अगर ये सारे केस, जितने भी एलिगेशंस लगे हैं टैक्स इवेजन के, अगर ये सही साबित होते हैं, साथ के साथ
25 ईयर इन्हें प्रिजन प्रोवाइड किया जा सकता है, या 25 साल के लिए इन्हें प्रिजन किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है गन रिलेटेड चार्जेस में। लेकिन अगर हम ओवरलैपिंग पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ओवरऑल जो सेंटेंस हो 25 साल से आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके इनको सेंटेंस दी जाती बाय द फेडरल गवर्नमेंट और बाय द फेडरल कोर्ट, लेकिन अब वो नहीं दी जा सकती क्योंकि प्रेसिडेंट ने इन्हें पार्डन कर दिया है। अगर प्रेसिडेंट की पार्डन की पावर देखी जाए तो जैसे हमें पता है कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी पार्डनिंग पावर होती है, उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम भारतीय प्रेसिडेंट पे पहुंचे, हम बात करते हैं पोटस की, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस की। यूएस प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है कि वो पार्डन्स और रिप्राइज प्रोवाइड कर सकता है फेडरल ऑफेंसेस में। मतलब फेडरल ऑफेंसेस क्या है, इसका मतलब आप ऐसे देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहां स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो कुछ ऐसे लॉज हैं जो सेंट्रल बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, अगर आप उसे तोड़ोगे तो वो होगा आपका सेंट्रल ऑफेंस, जिसे यूएस में फेडरल ऑफेंस बोला जा रहा है। और अगर आप स्टेट द्वारा बनाए गए लॉज को ब्रेक करते हुए दिखते हो तो उसे हम बोलते हैं प्रोविंशियल ऑफेंस या फिर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट ऑफेंसेस। तो यहां प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है कि वो सेंट्रल लेवल पे या फेडरल ऑफेंसेस को माफ कर सके, एक्सेप्ट इंपीचमेंट केसेस। जो इंपीचमेंट के केसेस होते हैं जो खुद के खिलाफ है, उन केसेस में पार्डन वगैरह वो यूज नहीं कर सकते। हंटर बाइडन पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? सबसे पहली चीज, एक तो माफीनामा मिल चुका है उन्हें, लीगल फॉरगिवनेस मिल चुकी है, किसी भी तरीके से अब उन्हें फेडरली कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। इवन अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ भी जाती है तो भी हंटर बाइडन को सेंट्रल गवर्नमेंट अब फ्रेम नहीं कर सकती, उनका ट्रायल नहीं करेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूरी तरीके से माफ हो चुके हैं। अभी भी स्टेट गवर्नमेंट जो है यूएस की उन्हें ट्राई कर सकती हैं, लेकिन उन्हें इतना फायदा हो चुका है कि फेडरल पर्सपेक्टिव से वो फ्री हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अब स्कोप जो है पार्डन का हमें देखने को मिल रहा है कि फुल और अनकंडीशनल पार्डन प्रोवाइड किया है उन्होंने। मतलब कोई कंडीशन नहीं है, पूरी तरीके से माफीनामा, कोई पेनल्टी नहीं, कोई शॉर्ट टर्म इंप्रिजनमेंट नहीं, आपको पूरी तरीके से माफी कर दिया जी, आपने कोई गलती की ही नहीं है। यहां से जब आप ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये एक प्रेसिडेंट का काम नहीं है, ये उसके पिताजी का काम है जो उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। फेडरल क्राइम्स के लिए सब माफी मिल चुकी है हंटर बाइडन ने, जो 2014 से 2024 के बीच में किए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें स्टेट क्राइम्स के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है। तो जो तलवार है पूरी तरीके से उनके सर से नहीं हटी है, लेकिन हां, जो बड़ी तलवार थी उसे काफी हद तक साइडलाइन कर दिया गया। छोटे मोटे चाकू बचे हैं, उनसे वो अपने आप टैकल कर लेंगे। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस चीज के? अगर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाएं तो सबसे पहली चीज, जो जेल टाइम था उनका, उसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है, स्पेशली फेडरल टैक्स एवेजन और गन कन्विक्शंस के केस में। जो हियरिंग है दोनों केसेस की वो दिसंबर 2024 में थी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब कोई कोर्ट उनकी हियरिंग नहीं लेगी क्योंकि उन्हें ऑलरेडी माफीनामा मिल चुका है। पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? एक पॉलिटिकल बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है यूएस के अंदर, क्या ये कंपैशन है, क्या ये फेवरेटिज्म है? तो मेजोरिटी ऑफ द जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म इन्हें देखने को मिल रहा है वो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के नाम पर देखने को मिल रहा है कि आपकी अपनी औलाद थी इसलिए आपने माफ कर दिया, कोई और होता तो शायद आप ऐसा नहीं करते। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे कंपैशन की तरह देख रहे हैं, लेकिन इससे यह डेफिनेट हो जाता है कि जो ऑर्डर है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, उससे पब्लिक ट्रस्ट तो कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि लोग अंधे तो है नहीं, पीपल आर इंटेलिजेंट इनफ, पीपल आर इन्फॉर्म्ड इनफ कि उन्हें दिख रहा है कि ये ये केवल इन द नेम ऑफ कंपैशन किया गया है और इन द नेम ऑफ फैमिली और पर्सनल रिलेशंस किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे हाई प्रोफाइल नेचर फ्यूचर में भी आते हैं तो आपको देखने को मिल सकता है कि ऐसी अनकंडीशनल पार्डन्स, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस अगर वहां मिलती हुई दिखती है, तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो इक्वालिटी हम करते रहते हैं इन लिबरल डेमोक्रेसीज, उसका कोई आपको पेपर पे तो देखने को मिल रही है वो, लेकिन इन रियलिटी उसका इंप्लीकेशन कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि डिपेंड करता है कि आप किसकी औलाद हो और आपको कितनी सजा होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक परसेप्शन मैंने जैसा बताया मिक्स्ड रिएक्शन है, कुछ लोग फेवरेटिज्म बता रहे हैं, कुछ लोग कंपैशन बता रहे हैं। एक फ्यूचर पार्डन्स के लिए एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया है जो नुकसानदायक साबित हो सकता है। इन फ्यूचर अगर किसी प्रेसिडेंट के नोन का कोई हाई प्रोफाइल केस आता है वो भी पार्डन प्रोवाइड कर देगा। तो जुडिशरी की जरूरत क्या है जब प्रेसिडेंट ही पार्डन प्रोवाइड कर दे रहा है तो। और इवेंचुअली उन केसेस में जहां कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन बनती है, देखिए एथिक्स के अंदर हम चीज बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि यू नीड टू बी ऑनेस्ट इवन व्हेन नोबडी एल्स इज वाचिंग। अब ऐसे केस में जब आपको पता है कि ये केस आपके बेटे के अगेंस्ट ही चल रहा है, आप तो डिसीजन वैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि अब वहां बायसनेस आ गई। आप वहां
ट्रू तरीके से कभी एक्ट कर ही नहीं पाएंगे। वहां आप कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन में बैठे हुए हैं, और जब आप कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन में बैठ के कोई डिसीजन लेते हैं तो उस क्वेश्चन को डेफिनेटली क्वेश्चन किया जाएगा। रीजन बीइंग, जस्टिस शुड नॉट बी जस्ट सीन, जस्टिस शुड नॉट बी जस्ट डन, इट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। अगर वो केवल हो रहा है और दिख नहीं रहा तो उस जस्टिस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे पब्लिक ट्रस्ट आप गेन नहीं कर पाओगे। इस लिमिट क्या है स्पार्टन की, जैसे मैंने आपसे बताया, इसकी सबसे पहली लिमिट है कि ये फेडरल ऑफेंसेस से तो उन्हें माफीनामा दिलवा दे रही है, लेकिन स्टेट ऑफेंसेस अभी भी उन्हें स्टेट ऑफेंसेस के लिए ट्राई किया जा सकता है। अब यूएस प्रेसिडेंट की काफी बात हो गई, बाप बेटे की काफी बात हो गई, लेट्स मूव टू इंडियन प्रेसिडेंट। क्या इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी पार्डनिंग पावर है? जी बिल्कुल है। आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 5 टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर टू द प्रेसिडेंट। कौन कौन सी? पार्डन, कम्यूट, रेस्पाइट, रेप्रीव और रेमिशन। ये 5 टाइप की आपको हमारे प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर्स देखने को मिल जाती हैं, जिसके बारे में अभी आगे हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। ये पार्डनिंग पावर के लिए 3 कंडीशंस आपको देखने को मिल रही हैं जो स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट के पास हैं। हमारे यहां गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर है, लेकिन वो डेथ सेंटेंस में और कोर्ट मार्शल केसेस में ये पार्डनिंग पावर यूज नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय प्रेसिडेंट, अनलाइक गवर्नर ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, डेथ सेंटेंस में भी और कोर्ट मार्शल में भी ये पार्डनिंग पावर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहां भी पनिशमेंट कोर्ट मार्शल के बेसिस पे दिया गया है वहां ये पार्डनिंग पावर यूज हो जाएगी, विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 72। जहां डेथ सेंटेंसेस हैं वहां भी पार्डनिंग पावर यूज की जा सकती है, और कोई भी ऐसा केस जो यूनियन लिस्ट के अंदर आ रहा है या जो यूनियन गवर्नमेंट जिसे टैकल कर सकती है और जिसके अंडर वो सजा दी गई है, उसको भी पार्डनिंग पावर के थ्रू टैकल किया जा सकता है। मूविंग ऑन, इन पार्डनिंग पावर्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास 5 टाइप की हैं। सबसे पहला है पार्डन। क्या आपने अगर कोई भी सजा, आपको किसी भी चीज के लिए आपको सजा मिली है, आपका कोई भी क्राइम है, किसी भी चीज के लिए आपको कन्विक्ट किया गया है, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, आपको कोई सजा नहीं मिलने वाली, आपको पूरी तरीके से माफी दे दी गई है अगर प्रेसिडेंट ने अपनी पार्डन पावर यूज करी है, राइट। दूसरा इज कम्यूटेशन। ऐसे केस में आप माफी देते हो लेकिन पूरी नहीं। इसमें हम कम्यूट करते हैं, मतलब एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस को, एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को दूसरे फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है तो उसे हम कन्वर्ट करके क्या कर देंगे जी? लाइफ इंप्रिजनमेंट कर देंगे। अगर किसी को रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिला हुआ है तो उसे बदल के हम सिंपल इंप्रिजनमेंट कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज कर रहे हैं इन कम्यूटेशन। नेक्स्ट इज रेस्पाइट। रेस्पाइट आप क्या कर रहे हो कि आप पनिशमेंट को रिड्यूस कर रहे हो या फिर डिले कर रहे हो, चेंज नहीं, नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 10 साल का सिंपल इंप्रिजनमेंट हुआ था तो उसे आपने घटा के 7 साल का सिंपल इंप्रिजनमेंट कर दिया। अगर किसी को 5 साल का हुआ था तो उसे घटा के आपने 2 साल का सिंपल इंप्रिजनमेंट कर दिया। आपने सजा का टाइम कम कर दिया है, लेकिन नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं किया है, जैसा हमें कम्यूटेशन में देखने को मिल रहा था, जहां नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट इज रिप्रीव। ये टेम्पररी स्टे लगाता है, जिससे किसी भी जो अपील कर रहा है, जो पेटिशन डाल रहा है, उसे समय मिल सके, प्रेसिडेंट को समय मिल सके कि ह्यूमैनिटेरियन रीजंस पे क्या इन्हें पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए इनको बचाने के लिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। तो एक टेम्पररी स्टे के लिए हम रिप्रीव यूज करते हैं। लास्ट इज रेमिशन। ये विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर आपको इसका सेंटेंस चेंज करते हुए दिखते हैं इन रेमिशन। रेस्पाइट में आपको एक और चीज देखने को मिलती है कि इसमें आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिसेबल्ड है, अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है, तो उस केस में आपको रेस्पाइट यूज होता हुआ दिख जाता है, राइट। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये 5 है हमारे पास। पार्डन, कंप्लीटली माफी दे देना। कम्यूटेशन, आप पनिशमेंट रिड्यूस कर रहे हो और उसका नेचर भी चेंज कर दे रहे हो, डेथ सेंटेंस को आप इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दे रहे हो। रेस्पाइट, आप हल्का करते हो, पनिशमेंट को कम कर देते हो, स्पेशल मेजर्स लेते हो, स्पेशली इन द केसेस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और डिसेबल्ड। तीसरी चीज, रिप्रीव, ये टेम्पररी स्टे लगाता है। और रेमिशन, आप सेंटेंस को कम कर दे रहे हो, जस्ट लाइक रेस्पाइट, लेकिन वो स्पेशल केसेस के लिए है। रेमिशन जनरल केसेस में भी यूज किया जा सकता है। यहां आप विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ द पनिशमेंट नंबर ऑफ ईयर्स आप कम कर दे रहे हो। इन दोनों में डिफरेंस समझने की जरूरत है। ये केवल स्पेशल केसेस में यूज किया जाएगा और ये आपको जनरल केसेस में भी यूज होता हुआ दिख सकता है। मैंने जैसे आपको बताया, डिसेबिलिटी के कॉज में क्लॉज यहां अप्लाई होता हुआ दिख जाता है हमें। आगे बढ़ते हैं। पार्डनिंग पावर्स पे क्या जुडिशियल रिव्यू लगता है? बिल्कुल लगता है जी। जुडिशियल रिव्यू क्या है? ये देखना, जुडिशरी का तय करना कि क्या ये जो डिसीजन लिया गया है ये सही लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर नहीं। जुडिशियल रिव्यू क्यों है इसके अंदर? जुडिशियल रिव्यू इसलिए है कि क्या जो बेसिकली जो डिसीजन लिया गया है, सॉर्ट ऑफ जो प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया है, उसमें कहीं
आपको फेवरेटिज्म तो नहीं देखने को मिल रहा है, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो पार्डनिंग पावर यूज नहीं कर दी गई है, इसलिए जुडिशियल रिव्यू यूज होता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज, ये पार्डनिंग पावर है क्यों प्रेसिडेंट के पास? अगर किसी भी तरीके से लॉ से कोई गलती हो गई है, किसी निर्दोष को सजा हो गई है, तो वो भी स्कोप भारत में आपको देखने को मिल जाता है, जिससे ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। गवर्नर भी आपको पार्डनिंग पावर यूज करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन किसी भी तरीके से वो डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल केसेस में पार्डनिंग पावर यूज नहीं करेंगे। डेथ सेंटेंस में पार्डनिंग पावर यूज करने का हक केवल प्रेसिडेंट के पास है। यूं इंपॉर्टेंस क्या है पार्डनिंग पावर की? करेक्शन ऑफ जुडिशियल एरर। अगर जुडिशरी से कोई गलती हो जाए तो स्कोप रहना चाहिए कि भाई निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसा बोला जाता है जुडिशरी के अंदर कि चाहे दोषी को सजा ना हो, लेकिन किसी निर्दोष को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा इनजस्टिस कुछ नहीं हो सकता। ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, किसी कुछ लोगों को जो बेसिकली बहुत ही हार्श पनिशमेंट में है, लेकिन उनके साथ कुछ बॉडीली इश्यूज हैं, जैसे मैंने आपको बताया रेस्पाइट में जो आपको देखने को मिल रहा है, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आपको रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है। रिहैबिलिटेशन, आसान भाषा में जब हम बोलते हैं पनिशमेंट का लॉजिक क्या है, दो पर्सपेक्टिव है, या तो इंसान को रिफॉर्म करना, या फिर दूसरा समाज के लिए डिटरेंस क्रिएट करना। लेकिन अगर मैं किसी की जान ले लूं, अगर मैं किसी का कैपिटल पनिशमेंट प्रोवाइड कर दिया, मैंने फांसी की सजा सुना दी उसे, भाई आपने रिफॉर्म वाला पर्सपेक्टिव तो खत्म ही कर दिया। जब नहीं रहेगा बांस तो कहां से बजेगी बांसुरी? जब इंसान ही नहीं है तो उसे रिफॉर्म कैसे करोगे? तो इसलिए आप कहीं ना कहीं ये भी देखते हो कि रिहेबिलिटेशन के लिए या फिर रिफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए भी ये पार्डनिंग पावर काफी हद तक यूज होती हुई दिखती है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि भारत में, आजाद भारत में अब तक 1500 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन फांसी केवल 4 लोगों को ही दी गई है। दूसरी चीज, रिस्टोरेटिव जस्टिस। ये देखा गया है कि आप मर्सी जैसी चीजों पे, कंपैशन जैसी चीजों पे फंक्शन करते हुए दिखते हैं। किसी से अगर गलती से गलती हो गई है तो उसे सजा ना दें, उसे एक और मौका दें, और ये पार्डनिंग पावर इस चीज की भी हमें परमिशन प्रोवाइड करती है। लेट्स लुक एट दिस स्टेटमेंट कि which of the following statements correctly describe the pardoning powers of the President of India? We are talking about the President of India. The first statement is, the President can grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment for offenses related to union law. आपको बताना है स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। Second statement is the President's pardoning power can be used to review judicial decisions made by the courts. This is the second statement. Third one is, the President's power to pardon extends to both federal and state offenses. The fourth statement is, the President can grant pardons in cases involving death sentence under certain circumstances. इसमें से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। 1 and 2, 3 and 4, 1 and 4 and 1, 2, 3, 4. Do comment इसका आंसर इन आर कमेंट सेक्शन, जिससे आप हमें लगे कि आप भी पार्टिसिपेटिव हैं इन वीडियो के साथ। ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन चल रहा है उसमें आपका भी उतना ही इंटरेस्ट है। This was all from my end. Thank you so much, guys. Subscribe to our YouTube channel, that is Sahel Academy, and have a good day.